अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ लंदन से मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट है और ऐसी मुस्कुराहट तमाम पाकिस्तानियों के चेहरे पर इसलिए है कि पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की भारत के अगेंस्ट। जब आउट क्लास और वॉक ओवर की बातें की जा रही थी पाकिस्तानी टीम के बारे में, तब 10 विकेटों से पाकिस्तान टीम ने इंडिया को हराया। और उसके बाद जो क्रिकेट शायकीन है वो ये सवाल करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है हम आपके सामने रख के आपसे जानने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट के हवाले से आपका जो एक्सपीरियंस है और उसकी एक तारीख है, तो पाकिस्तान को इससे पहले न्यूजीलैंड की जानिब से जो धचका मिला और उसके बाद अब ये फतह, साइकोलॉजिकली वो टीम्स प्रेशर में आएंगी जिन्होंने पाकिस्तान पर इस तरह के एतराज़ात उठाए थे इस जीत के बाद, इस शानदार जीत के बाद? जी हाँ, अच्छा सवाल है। पहली बात तो यह है कि बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान की टीम को। ज़बरदस्त खेले और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेले। और वो जो हिंदुस्तान वालों ने एक परसेप्शन क्रिएट की हुई थी ओवर कॉन्फिडेंस की, शुक्र है वो तो ख़त्म हुई। और अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया को डिफीट करके इस वक्त रैंकिंग में सबसे हाई स्ट्रेट अवे आ गया है। बहुत बहुत मुबारक। मेरा ख्याल है बहुत से लोग हिंदुस्तान में मायूस होंगे, सियासतदान तो गुस्से में भी होंगे, मगर हमारे यहाँ ज़ाहिर है खुशियाँ हैं, लड्डू बांट रहे हैं और गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं। तो पहली तो ये कि ज़बरदस्त, एंड लेट्स होप कि ऐसे ही कारकर्दगी आगे ही रहे। बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस अब आ जाना चाहिए। और इसी तरीके के साथ अगर अग्रेसिव टैक्टिक्स के साथ खेला जाए तो इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल होगी। दूसरी बात ये कि आपका जो सवाल है उसमें बड़ा वजन है। आपको याद होगा, मैं यहाँ रमीज राजा साहब को दाद देना चाहता हूँ। रमीज राजा साहब जो नए चेयरमैन बने, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने अपनी टीम को कहा था और पाकिस्तान की आवाम को भी ये कहा था कि आप अगर की कारकर्दगी अगर आपकी ज़बरदस्त होगी, आप टॉप रैंकिंग टीम्स में पहुंच जाएंगे, तो फिर सारी दुनिया आपसे खेलना चाहेगी। बिकॉज यही तो मंत्रा है क्रिकेट का कि जो टॉप टीम्स हैं वो एक दूसरे के साथ खेलना चाहती हैं। और अगर आप टॉप 1, 2, 3 में आ जाएंगे, या ये अगर आप वर्ल्ड कप जीत लेते हैं, तो फिर आप देखिएगा लाइन लग जाएगी सबकी पाकिस्तान आने के लिए और कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनको भी पता होगा जब पाकिस्तान जाएंगे तो फिर पाकिस्तान हमारे यहाँ आएगा, जब पाकिस्तान हमारे यहाँ आएगा तो जाहिर है फिर कॉन्टेस्ट जो है बड़ी जबरदस्त होगी और रेवेन्यू बड़ी मिलेगी, बॉक्स ऑफिस बड़े मिलेंगे, ब्रॉडकास्ट राइट्स बड़ी मिलेंगी। तो यहाँ तक तो रमीज राजा साहब बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि आप अपनी टीम को नंबर 1 पे लेके आए, फिर देखें दुनिया आती है आपके पास के लिए। आगे बढ़िए जी। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों मेरा ख्याल काफी उन्होंने मासर तो दोनों टीमों ने कर ली है। यहाँ तक कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी रिजाइन कर गए हैं। इंग्लैंड के अंदर बहुत सख्त क्रिटिसिज्म हुआ कमेंटेटर से, एक्स क्रिकेटर से, अपने बोर्ड की पॉलिसी के बारे में पुलिंग आउट। तो मेरा ख्याल है अब किसी किस्म की जरूरत नहीं है कोई लीगल एक्शन लेने की या कंप्लेन करने की। अब वो खुद तैयार हो जाएंगे आने के लिए, बिकॉज उन्हें एहसास है इस बात का कि एक तो हमने ज्यादती की है, पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, कोविड के ज़माने में आए, खेले वगैरह वगैरह, और हमने ज्यादती की। और अब हम जाहिर है जब जाएंगे खेलने के लिए तो ये तो टीम वो है, हम तो कहते थे इंडिया नंबर 1 टीम है वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में। पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट किया है। उनके 11 लोगों के खिलाफ हमारे दो 2 या काफी थे। 3 लोग, 2 बैट्समैन और 1-2 बॉलर्स, जी जी, जिन्होंने शाहीन ये, शाह अफरीदी। या अफरीदी साहब ने पहले ही 2-3 विकेटें जो ले ली उसके साथ डैमेज कर दिया उनको। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको याद होगा आयशा जी कि आमिर ने एकदम 2-3 विकेटें ली थी, जिससे कोहली की विकेट भी थी, और उसके बाद इंडिया रिकवर ही नहीं कर सके। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, जो 3 विकेटें स्ट्रेट अवे जब होगी, 30 for 3 थे, उस वक्त ऐसे ही लगता था कि बहुत मुश्किल है इंडिया यहाँ से रिकवर करे। तो बहुत जबरदस्त, वेल डन। आफ्टर ऑल टॉस जीत के इंडिया को खिलाना ये भी बहुत जबरदस्त टैक्टिक थी। मेरा ख्याल है इसकी वजह तो एक ही थी कि उनको पता था कि दूसरी इनिंग्स में जो खेलेगा, जो बॉलिंग करेगा, उसके लिए ड्यू होगी, क्योंकि वहां दुबई में ड्यू बहुत होती है शाम के वक्त। तो ड्यू के अंदर उनके स्पिनर्स जो हैं उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे, और इंडिया काफी रिलाय कर रहा था अपने 1-2 स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर हैं इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं जो जितने पाकिस्तान के हैं। तो ये अच्छा फैसला था फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बाबर आजम और रिजवान की फॉर्म वाज वेरी गुड। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड बिल्कुल आएंगे,
दे आर अंडर डबल प्रेशर। पहले ये प्रेशर टू कि ज्यादती की हमने और अब हमें मेकअप करना है। दूसरा ये कि अब पाकिस्तान की कारकर्दगी भी बड़ी जबरदस्त हो गई है। इसके बाद और भी मैचेस इंशाल्लाह जीतेंगे। अगर इसी किस्म की फॉर्म रही तो दिस क्लीन विल टिक क्लिक और बिल्कुल ये जाएगी ऑल द वे टू द टॉप। तो मैं ये समझता हूँ कि टू आंसर योर क्वेश्चन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बिल्कुल आके खेलेंगे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। अच्छा, उम्मीदों के वो सारे चिराग जो बुझ गए थे न्यूजीलैंड के बारे इस जीत के बाद रोशन हो गए हैं सेठी साहब। और जिन दो का आप नाम ले रहे हैं जिन्होंने लाठीचार्ज का आगाज़ किया था और उन्होंने ही एंड भी किया, रिजवान और बाबर आजम। जब ये मैच हो रहा था उसमें बड़े अच्छे दिलचस्प गर्मजोश मनाजिर भी हमने देखे, बाद में भी हमने देखे कि जब पाकिस्तान जीत गया तो विराट कोहली ने रिजवान को गले लगाया, बाबर आजम को उन्होंने दाद दी। फिर हमने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी भी मिले, यंगस्टर जो हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स उनसे मिले। तो ऐसे लग रहा था बड़ा गर्मजोशी का माहौल है दोनों ममालिक के दरमियान, कोई तलखी नहीं है। हालांकि इस मैच को हाई वोल्टेज मुकाबला कहा जाता है और यही वजह है कि इसको सबसे ज़्यादा दुनिया में शायकीन देखते हैं। तो अब इस मैच के बाद जो बायलैटरल सीरीज़ है, दो तरफा सीरीज़ है दोनों ममालिक के माबैन, यानी हम पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात करें तो वो मुमकिन होगी। वहाँ की आवाम दोनों को एक साथ देखना चाहेगी क्योंकि हम देखते हैं बड़े गैप के बाद होता है एक मुकाबला ऐसा जिसको देखने के लिए सब इश्तियाक से बैठे स्क्रीन पर। आवाम वहाँ की खेलना चाहेगी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सीरीज़ देखना चाहेगी। अगर ऐसा हो तो हुकूमत का रवैया क्या होगा? देखिए, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेटर्स तो हमेशा खेलना चाहते हैं, मगर बीसीसीआई के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है गवर्नमेंट का। 2014 में अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं आई थी तो और आई भी थी तो उस वक्त कोई इश्यूज नहीं थे पाकिस्तान के साथ और हमने एक मुआहदा साइन किया था जिसमें बीसीसीआई ने एग्री किया था कि वो हमारे साथ खेलेंगे। मगर ऐसे ऐसे जैसे तल्लुकात पाकिस्तान इंडिया के खराब होते गए और बीजेपी जो है वो ज्यादा फाशिज्म की तरफ बढ़ने लगी और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने मुहिम शुरू कर दी, तो उस वक्त फिर बीसीसीआई को पीछे हटना पड़ा और यही उनका मौकफ रहा जब हमने उनके ऊपर केस किया था कि हम तो तैयार थे मगर हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही, और हकीकत भी यही थी। अब सूरत हाल ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो आपने देखी बोनहोमी या खुशाइन किस्म की जफ्फियां डाल रहे हैं एक दूसरे को और बड़े सिविलाइज तरीके के साथ ये मैच खेला गया। कोई इसमें फाउल प्ले नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई टॉन्ट्स नहीं थे और क्राउड भी बड़ा स्पोर्टिंग था। तो ये तो हमेशा ऐसे ही रहा है, दोनों साइड्स एक दूसरे को खेलना चाहती हैं और हमेशा जबरदस्त मैचेस होते हैं इनके और दोनों बोर्ड्स भी खेलना चाहते हैं। मगर इंडिया की हुकूमत जो है वो अभी तैयार नहीं है हमारे साथ बीसीसीआई को इजाजत देने के लिए। और साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि शायद आजकल जिस किस्म की सुनी हुई है हमारी हुकूमत तो शायद इजाजत दे दे अगर कोई न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने का कोई मौका आ जाए और इंडियन हुकूमत बीसीसीआई को इजाजत दे दे, मगर इंडिया पाकिस्तान में तो भी खेलेगा नहीं, पाकिस्तान इंडिया में भी नहीं खेलेगा। पाकिस्तान इंडिया दुबई में खेल सकते हैं और भी कहीं खेल सकते हैं, मगर अभी वो सूरत हाल नहीं है कि आप समझें कि इसके बाद दोनों मुल्क जो है वो नॉर्मलाइज कर लेंगे क्रिकेटिंग रिलेशंस, बिकॉज क्रिकेटिंग रिलेशंस में अंदर अब पॉलिटिक्स आ गई है और जब तक बीजेपी तैयार नहीं होगी नॉर्मलाइज करने के लिए तो ये मुश्किल लगता मुझे। तो इससे तो हम यही समझ सकते हैं ना कि खेल पर सियासत हावी है जिसकी वजह से शायकीन दोनों तरफ महरूम एक अच्छी क्रिकेट से। अब आप बात वहाँ की हुकूमत की कर रहे हैं तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है क्रिकेट से उनका भी गहरा ताल्लुक़ है, कैप्टन वो आज तक कहलाते हैं। वो भी ये मैच देख रहे थे, उनके मैच देखने की जो पिक्चर सामने आई उस पर मरियम नवाज़ साहिबा ने अगरचे तनकीद की है अपने ट्विटर अकाउंट पर, लेकिन जो मैं सवाल सामने रख रही हूँ वो वज़ीर-ए-आज़म का बयान है, उनकी स्टेटमेंट है। वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और वहाँ उन्होंने जब बात की इस बारे में तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत के बाद भारत से ताल्लुकात बेहतर करने की बात का ये मुनासिब वक्त नहीं है क्योंकि भारत की बड़ी पिटाई हुई है रात को। मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट हम पहले सुनवा दें अपने नाजरीन को, उसके बाद इस पर सवाल करूँगी मैं आपसे। But if somehow we improve our relationship with India, I know after last night's thrashing by Pakistan team, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. But I'm imagining that if somehow we resolve, and there is only one issue between us, and that is the issue of Kashmir. वहाँ की गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती ऐसा होना, और इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो कमेंट किया है सेठी साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, उन्होंने दो बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि आफ्टर दिस थ्रैशिंग ऑफ इंडिया
शायद माहौल इतना अच्छा नहीं है। मैं नहीं एग्री करता इसके साथ। थ्रैशिंग तो होती है। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का था, इंडिया ने थ्रैश किया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। ये थ्रैशिंग फजूल बात है। ये ठीक है, हेडलाइंस के लिए ठीक है, मगर फॉर अ प्राइम मिनिस्टर से इस किस्म की बात इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आगे आइए कि वो कहते हैं जी जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होगा या रिजॉल्व नहीं होगा उस वक्त तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। अच्छा, ये बहुत अहम मौजू है। आपको याद होगा कि पिछले साल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बात की थी एक कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया था कि नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। वी वांट नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया। उस वक्त तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए बात की गई थी क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जनरल फैज ने और जनरल ने कह रहा हूँ और दोवल साहब ने जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और जनरल फैज ने बैक बिहाइंड द सीन्स एक सीज फायर ऑर्गेनाइज की थी जो कि अभी तक बरकरार है और बहुत बहुत अहम डेवलपमेंट थी। बड़े अरसे के बाद सीज फायर हुई थी। उसके बाद ये तवक्को थी कि शायद इसके बाद थोड़ी और नॉर्मलाइजेशन हो जाए, कोई एम्बेसडर्स वगैरह एक्सचेंज हो गए। आपको याद होगा कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप कुछ तजारत वगैरह जो है छोटी मोटी जो चीज़ें इस वक्त शॉर्ट सप्लाई में है या जो महंगाई हो रही है, आटा चीनी वगैरह, तो आप इंपोर्ट कर लें इंडिया से, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। इन्होंने समरी भी मूव कर दी थी। प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर भी थे, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने समरी मूव की, प्राइम मिनिस्टर ने ओके किया। मगर जब वो काबीना में आए उस वक्त तक कुछ आवाज़ें वहाँ काबीना के अंदर उन्होंने कहा मत करें, इस वक्त हमारे अवाम के अंदर हालात ख़राब हैं और ये ना हो कि फिर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाए कि अभी तो इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया है। आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक किया है, तो इस वक्त आप नॉर्मलाइजेशन ना ही करें तो बेहतर है, ये तजारत वाला ना ही करें। तो खान साहब बिल्कुल यू टर्न ले लिया इन्होंने और कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो। वो दिन है और आज का दिन है। खान साहब घबराते हैं नॉर्मलाइजेशन से। वो उनको फिक्र है कि जैसे इन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि बिक गए इंडिया के आगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये ना हो कि आप ये करने जाएं नॉर्मलाइजेशन और पीछे से इसी किस्म के एलिगेशन जो है, इल्ज़ाम जो है वो अपोजिशन इन पे लगा दे। तो नॉर्मलाइजेशन तो अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान इमरान खान साहब जब तक हैं वो तो डरेंगे नॉर्मलाइजेशन से विद इंडिया, और उधर जहाँ जब तक नरेंद्र मोदी हैं वहाँ भी कोई, मैं नहीं समझता कोई पेशकदमी होगी या पेशरफ्त होगी। इसलिए क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स आ चुकी है और अगर उस पॉलिटिक्स को आपने कश्मीर के साथ लिंक कर दिया फिर तो कभी क्रिकेट नहीं हो सकेगी। कश्मीर की रेजोल्यूशन जो है वो कदमों में स्टेप बाय स्टेप हो सकती है। मुशर्रफ साहब ने उस वक्त ये फैसला किया था कि कुछ कदम अभी उठाते हैं, दोनों कश्मीरों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हैं और मगर जो उनका स्टेटस है उसको नहीं चेंज करते, वो जाके 50 साल के बाद हो जाएगा। तो मगर आप बात आगे बढ़े, रेजोल्यूशंस मुख्तलिफ लेवल की रेजोल्यूशंस हो सकती हैं, फाइनल रेजोल्यूशन अभी नहीं होने जा रही। तो इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना कि सिविलाइज्ड नेशंस ये वो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन है वो अपनी जगह पे ठीक है, बट वो सियासी बयान है, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। चले, हम खेल के साथ सियासत को मिक्स नहीं करते और हम इस जीत को ही एंजॉय करते हैं। अपनी टीम की जानिब से हमें गिफ्ट की गई है और उसके बाद जो अगला मौका है वो है न्यूजीलैंड, यानी टारगेट करने का मौका न्यूजीलैंड टीम को है पाकिस्तानी टीम के पास, कि जिन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ खेलने से इनकार किया था या पाकिस्तानी टीम को धुतकार दिया था, ज़रा उसका बदला भी चुकाया जाए। अगली जीत पर नज़र रख लेते हैं। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, आप लंदन क्या गए हैं? यहाँ पर तो कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल रही हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर वहाँ लंदन गए हैं और फिर आपकी यहाँ मुलाकातें भी होनी है, तो ज़रा हमें बता तो दें, नवाज शरीफ साहब से आपकी हो गई मुलाकात, पैगाम वगैरह पहुँचा दिया आपने? आयशा, बड़ी मेहरबानी, आप मुझे इतनी अहमियत दे रहे हैं और ये जो लोग पेशन गोइयाँ कर रहे हैं या ट्विटर के ऊपर लगे हुए हैं, मैं सलूट करता हूँ उनको। समझते हैं मेरी इतनी अहमियत है कि मैं इतने बड़े बड़े पैगाम लेके जा रहा हूँ और पैगाम लेके आ रहा हूँ। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अभी तक मियाँ नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। जाहिर है एज अ जर्नलिस्ट मेरी कोशिश तो होगी कि उनसे मुलाकात हो और कुछ पूछ की जाए, कुछ अपनी
नॉलेज में इजाफा किया जाए। मगर मियाँ साहब वैसे भी कम लोगों को मिलते हैं। और मैं देख रहा था अभी और भी कुछ खबरें चल रही थी कि अभी एक टेलीविजन चैनल पे खबर चल रही थी कि जी कोई बड़े ऊंचे दर्जे के शख्स हैं जो कि खुफिया तौर पे नवाज शरीफ साहब को मिले हैं, एक दफ़ा नहीं 5 दफ़ा मिले हैं। अब मैं लंदन में आके मैंने एक दो लोगों को पूछा, मैंने कहा भाई कौन बड़े बड़े लोग यहाँ आए हुए मेरे अलावा तो पता जाहिर है वो मैं बस मतलब अभी तक तो मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, तो 5 मुलाकातें मेरी तो नहीं हो सकती। तो अब वो कौन है जिसकी 5 मुलाकातें हुई हैं? तो मेरे सोर्सेस तो कह रहे जी ये भी वो आप ही जैसी खबर है कि आप पैगाम को लेके आए हैं, इसी किस्म की ये भी फजूल खबर है कि कोई बंदे ने 5 मुलाकातें की है। नवाज शरीफ साहब मेरे इल्म के मुताबिक, जो मैंने यहाँ थोड़ी बहुत तफ्सीर की है, वो डायरेक्ट टच एस्टेब्लिशमेंट के साथ में नहीं है, ना ही वो होना चाहेंगे। अब बाकी लोग तो आते जाते हैं, मेरे ख्याल डार साहब को लोग जाके मिलते हैं, कुछ आते जाते हैं, मुझे नहीं पता। जैसे डार साहब से मेरी मुलाकात होगी मैं उनसे भी पूछूंगा, पता नहीं बताएंगे या नहीं बताएंगे, मगर कोशिश करूंगा कुछ खबर लेने की। हो सकता है आपको कल नहीं परसों कोई खबर मिल जाए, अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए उनके साथ। तो आप कह रहे हैं कि वो डिस्कस करेंगे मुल्की हालात, ये ज़रा मुस्लिम लीग नून के हालात पे तो गौर फरमाइए सेठी साहब कि शहबाज शरीफ साहब ने तो डिसोन कर दिया उस शख्स को जो कि फैसलाबाद में जलसे में के दौरान स्टेज से नारे लगवा रहा था, किसी इस्तीफे का मुतालबा कर रहा था। उसने कहा ना वो हमारे, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ना वो हमारे कारकुन है और ना ही वो ओहदेदार है। उन्होंने रिपीट किया फिर इस बात को। फिर वो ये कह रहे थे कि जलसों में नारे नहीं लगाने चाहिए उन शख्सियात के खिलाफ जिनका ताल्लुक आपके अहम इदारों से हो। अच्छा, नारे सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के जलसों में नहीं लगे, नवाज शरीफ साहब तो नाम लेकर पुकारते रहे हैं बाकायदा। तो आप पूछेंगे कि ये तो बड़े भाई साहब को छोड़ने सुना दी हैं, आप पूछेंगे नवाज शरीफ साहब से? ये पहली बात तो यह है कि आप बड़े तरीके के साथ आपने ये सवाल खड़ा किया है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि नारे नहीं लगने चाहिए रियासत के इदारे उनके जो सरबराह हैं। ये नहीं कहा उन्होंने कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कभी तनकीद नहीं होनी चाहिए। बात यह है, नारे लगना और बात है। मरियम नवाज शरीफ ने नारे नहीं लगाए किसी के खिलाफ, ना ही नवाज शरीफ ने किसी के खिलाफ नारे लगवाए। उन्होंने एक बयानिया है उनका, वो अपना बयानिया पेश करते रहे हैं कि इदारे जो हैं उनके सरबराह जो है उन्हें सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये नाराबाजी नहीं है। सो खैर एनीवे, अब आपका जो सवाल है वो मैंने तो टेक्निकली उसको डील किया है। बात यह है कि ये इसमें कोई शक नहीं है आयशा के बयानिए तो दो है ना, ये कोई नई बात तो नहीं। और आजकल के हालात में जबकि अब कुछ ना कुछ हलचल शुरू हुई हुई है और डेडलॉक्स हुए हुए हैं और लगता है ऐसे है कि जो पहले कदम उठाएगा वो कामयाब हो जाए। ये बाद में डिस्कस करते हैं। अगर हालात तो ऐसे हैं ना, अब आपने देखा हलचल भी हो रही है थोड़ी बहुत, बलूचिस्तान में कुछ हलचल हुई है। अब आप देख रहे हैं कि और भी हलचल होने शुरू, चौधरी हजरात भी थोड़े बहुत नाराजगियों का इजहार हिल रहे हैं। उधर एमक्यूएम वाले भी कुछ ना कुछ तज्जिए कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि सूरत हाल कहाँ जा रही है। अब कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। तो इसलिए अगर शहबाज शरीफ साहब थोड़े से खुल के और एस्टैब्लिशमेंट में हक में आते हैं, ये बड़ी उन्होंने जो बयान दिया है बड़ा प्रो एस्टैब्लिशमेंट बयान है, और मोर लॉयल देन द किंग जैसे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है ही इज आल्सो स्मेलिंग कि रास्ते खुल रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो है ना क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिशमेंट के आगे फिर एक दफा फिर पेश किए कि जब हम हैं तो क्या गम है। और उधर मरियम और नवाज शरीफ सब चुप है, तो वो इनके बयानिए को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर कोई एंट्री मिलेगी तो इन्हीं के जरिए मिलेगी ना एंट्री। तो इसलिए उनका तो हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि हमने आपके लिए एंट्री बनाई है, अगर हम ना तनकीद करते तो आपको कुछ मिलना भी नहीं था। हमने तनकीद की, इसकी वजह से दरार आई, क्योंकि इमरान खान साहब के लोग ये कहते हैं आयशा कि ये जो है ना एस्टैब्लिशमेंट वाले ये सॉफ्ट हो गए हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर। ये की वजह क्या है? इनकी वजह से वो बाहर चले गए, इनकी वजह से शहबाज शरीफ साहब का केस नहीं आगे जा रहा, वगैरह वगैरह बहुत से आपस में तू मैं हो रही है। यदि आपने ये किया, आपने ये किया, वो कहते हैं आपने ये किया, आपने ये किया। तो जाहिर है इसमें नून लीग का और अपोजिशन का तो फायदा हो रहा है ना। तो मैं समझता हूँ दैट इज हाउ आई सी शहबाज शरीफ साहब स्टेटमेंट। हाँ, उन्होंने वैसे ये कहा कि जलसों में नाम नहीं लेना चाहिए, तो चले हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सिर्फ जलसों में नाम लें, वैसे आप मीटिंग्स वगैरह में, ड्राइंग रूम्स वगैरह में नाम ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले, हालात तब्दील हो रहे हैं और वो निशानियां कुछ आपने बयान कर दी। एक निशानी जिसकी तरफ आप जा रहे थे, हम चले जाते हैं उस तरफ, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान।
उनके साथ मुज़ाकरा शेख रशीद साहब जो कर रहे हैं, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि कारकुनों की रिहाई की बात की गई है। फिर कुछ उनके मुतालबात हैं टीएलपी के, जो कि कहा जा रहा है पहले कैबिनेट में रखे जाएंगे, फिर पार्लियामेंट में भी लाए जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर सेठी साहब आपके सामने ये कि ये जो क्राइसिस लग रहा था, इसमें हिजान की सी कैफियत रही शहरों में, इसको किसने मैनेज किया, किसने हैंडल किया इसको? देखिए, आपको याद होगा कि पहले भी लबैक को हैंडल करने वाले इंटीरियर मिनिस्ट्री में ऑफिशियल्स नहीं थे। पहले भी आईएसआई हैंडल करती थी लबैक को, और उन्होंने ये स्ट्राइक है ना, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्योंकि इस लेवल पे ही ये गारंटीज दी जा सकती हैं, इस लेवल पे ही वो बात करेगी। शेख साहब की बात, बेचारे शेख साहब की बात कौन मानेगा? शेख साहब तो पूछ के आगे बात करते हैं, इसलिए उनको आगे किया जाता है एज अ सिविलियन फेस। क्योंकि अब सूरत हाल बदल गई है ना। अब जिस तरीके से अप फ्रंट तरीके से एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट को बेल आउट करती थी, मेरा ख्याल है बहुत थोड़े एक दो कदम उन्होंने पीछे हटा लिए। लाइक फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ एस्टैब्लिशमेंट में, थोड़ा हमने इस दफा वी वोंट प्ले अ रोल। इमरान खान साहब करना चाहते हैं कर लें अपना, ये आपस की बात है, अपना खुद कर लें। इसी तरीके के साथ ये लबैक के अंदर बड़ा खतरनाक किस्म की सिचुएशन थी, बहुत जबरदस्त किस्म का उनकी एहतजाज था, और बहुत से 4-5 लोग भी मारे गए। तो इसलिए फिर इदारों को आना पड़ा इसके अंदर, बिकॉज ये फिर सारे पाकिस्तान का एक इंप्रेशन खराब हो रहा था। ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, सारा पाकिस्तान का इंप्रेशन खराब हो रहा था, बिकॉज वो फ्रेंच एम्बेसडर और फ्रेंच और फॉरेन रिलेशंस को उसके ऊपर इसका असर हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि इसको जो कंसेशंस दी गई हैं वो सिविलियन फेस के जरिए दी गई है, शेख साहब के जरिए दी गई है। और शेख साहब जो है वो तो आप उनसे डर मरवा लें या कंसेशन दिलवा दें, जो हुक्म की होगी वो तामील कर देंगे, नो प्रॉब्लम। और तो इसलिए अब शेख साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इनको प्रोस्क्राइब किया था। इंटीरियर मिनिस्ट्री आज कहती है, और शेख साहब भी कहते हैं कि याद है आपको उनके बयान है, अब दिखा दें। शेख साहब कह रहे हैं हमने बैन कर दिया, हमने ये कर दिया। आज शेख साहब कहते हैं यार बैन कैसे, वो तो इलेक्शन कमीशन ने तो उनको इजाजत दी हुई है। तो मतलब है हर किस्म की चीज, अगर कोई यू टर्न लेना है तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं लेती यू टर्न, हमेशा हुकूमतें यू टर्न लेती हैं, सिविलियंस से यू टर्न दिलवाए जाते हैं। तो वो शेख साहब को उन्होंने आगे करके और मसला जो है वो 90% हल कर लिया। अच्छा, तो अब अगर पार्लियामेंट में लेकर जाते हैं फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला, इस पर शेख साहब तो पहले ही उज़र पेश कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ मामला हैं, फैटफ के मामला हैं, कैबिनेट में जाएगा तो क्या होगा, पार्लियामेंट में जाएगा तो क्या होगा इन मुतालबात का? यार कुछ नहीं होगा, पहले क्या हुआ था आपका ख्याल है? ये पहली दफ़ा ये यहाँ तक पहुँचे? हर दफ़ा यहाँ तक पहुँचते हैं और गवर्नमेंट जो है फिर 2 महीने 3 महीने और ले लेती है उनसे। वो भी जो है हर दफ़ा निकलते हैं बाहर, अपनी अहमियत जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और गिरफ्तारियां होती हैं, वो ज़्यादा मिलिटेंट होते जाते हैं, और उनका जो मजमा है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये क्राइसिस कोई हल तो नहीं हो रही ना। तो इसलिए तो क्राइसिस बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ये है कि यार और मुलतवी करो, थोड़ा देर आगे कर दो, थोड़ा सा। अब वही हुआ है, अब पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने फिर वही बात कही है जो पहले एग्रीमेंट्स के अंदर लिखी हुई थी कि जी हम रेजोल्यूशन पास करवा देंगे, हम और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। वायदे में मैं ये भी कह दूं कि फ्रेंच एम्बेसडर जो है वो आजकल पाकिस्तान में नहीं है, वो शार्ज फैज है वहाँ, वो तो वैसे ही पहली बार चले गए हुए हैं। वो पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मगर बात यह है कि ये ऑफिशियली रेजोल्यूशन जो है वो भी गोलमोल किस्म का रेजोल्यूशन बन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बनाने वाले बड़े होते हैं लफ्जों की खेल खेलने। सो मैं समझता हूँ अभी तो फिर पीछे हट गई है लबैक, मगर फिर कोई ना कोई इशू खड़ा करके 3-6 महीने के अंदर अंदर लबैक फिर बाहर आएगी, और हर दफा जब बाहर आएगी बड़े पैमाने पे आएगी। हाँ, लेकिन शेख साहब भी इससे बड़े तंग आ, हर 6 महीने के बाद हम ये मामला देखते हैं, वाकई 6 महीने के बाद ये दोबारा से ताज़ा हो जाता है मामला, और वो कह रहे हैं कि चाहता हूँ मैं कि मामला मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। तो अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इसको आगे किस तरह लेकर जाती है और किस तरह तसल्ली देती है टीएलपी को, जिसे वो पंजाब की तीसरी बड़ी जमात करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक है, उन्हें सियासत करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो आपने बताया कि इदारे सेटल करते हैं मामला। बलूचिस्तान जिसकी बात आपने की कि वहाँ अब की बार इदारों ने थोड़ा हाथ अपना रोके रखा और खान साहब को कहा कि आप मैनेज करें या हैंडल करें जिस तरह भी। वहाँ सेठी साहब क्या हुआ आपके ख़्याल में? जाम कमाल साहब अपने इस्तीफ़े के साथ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ज़रा अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र दौड़ाएं, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वफाकी वज़रा बलूचिस्तान के मामले में मुदाखलत से बाज रहें। जाम कमाल साहब किससे शिकवा कर रहे हैं? कौन वहाँ के मामलात में मुदाखलत करना चाहता है? देखिए, जाम साहब एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर नहीं कह रहे, उसके बारे में नहीं कह रहे।
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने इर्द गिर्द देखे, इर्द गिर्द से मुराद ये है वो आपने मिनिस्टर की तरफ देखे। अब परवेज खटक साहब तो पहुंचे हुए हैं ना वहाँ। जी। उन्होंने तो जाहिर है ही हैड अ हैंड इन दिस। मगर लेट मी से दिस कि जाम साहब जो हैं ये कोई खास उन्होंने इमरान खान साहब को इम्प्रेस नहीं किया। और जब देखिए इमरान खान साहब को दो किस्म के लोग इम्प्रेस करते हैं। एक वो जो कि इमरान खान साहब ने खुद रखे हों वहाँ और जो मर्जी कह ले, उन्होंने उसको नहीं छोड़ना क्योंकि उसकी और वजूहत है। बुजदार जाम एग्जाम्पल। जाम साहब का ये था कि इनको एस्टैब्लिशमेंट ने प्रपोज किया था, इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। इनकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो रही है और इन्होंने अपने लोगों को भी साथ नहीं रख सके, जिसकी वजह से अब इमरान खान साहब शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने कहा यार इसको निकालो तो निकालो और लोग ले आओ, नो प्रॉब्लम। तो वो खटक साहब ने फिर अपने कुछ लोग इकट्ठे किए, संजरानी साहब और खटक साहब गए हैं, उन्होंने फिर अपनी टीम को इकट्ठा किया है। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है इस दफा जो टीम आई है वो बेसिकली मौलाना JUI के ऊपर काफी भरोसा है उनका। जिस दिन मौलाना चाहेंगे फिर ये टीम जो है उड़ जाएगी। अब जो भी नए चीफ मिनिस्टर अब आए हैं वो उनको उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो पुराने लोग जो कि जाम साहब के साथ खड़े थे उनको किसी न किसी तरीके के साथ इंक्लूड कर लिया जाए, ताकि मौलाना के ऊपर जो है ना उतनी डिपेंडेंस ना रहे। मौलाना तो किसी दिन भी जब हालात बदले तो मौलाना ने खींच लेना कारपेट को, कलीन को खींच लेना और ये गिर जाएंगे। मगर उस वक्त तक ये चलेंगे। मौलाना कभी भी इस हुकूमत जो वहां बनने जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर वो जैसे कहते हैं ना किंग मेकर रहेंगे और जब वक्त आएगा तो फिर गिरा भी देंगे। ठीक है सेठी साहब, जाम कमाल साहब अब मज़ीद कोई कमाल नहीं दिखा सकते और ना ही डिस्टर्ब कर सकेंगे किसी भी सेटअप को। और अब जो बाजी है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में है बलूचिस्तान में कि वो क्या करते हैं वहाँ पर। आने वाले दिनों में मंजरनामा दिलचस्प हो सकता है। क्या बलूचिस्तान से तब्दीली की हवा इस्लामाबाद का रुख करेगी? कयास आराइयाँ बहुत सी हैं, लेकिन होता क्या है आने वाला वक्त बताएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। 20 दिन तकरीबन हुआ चाहते हैं कि ISPR की जानिब से जो ऐलानात किए गए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ अब कराची और पेशावर की हद तक अमल दरामद बाकी है। ताखीर क्यों हो रही है सेठी साहब? शेख रशीद साहब ने कहा था जुम्मे तक मामला हल हो जाएगा, किसी ने कहा वज़ीर आज़म सऊदी अरब जाने से पहले नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, किसी ने कहा वो वापस आके करेंगे और कुछ लोग तो नवंबर तक जा रहे हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्यों ताखीर हो रही है? देखिए पहली बात यह है कि पेशावर वाले साहब ने जाना था NDC वाले साहब ने आना था कराची वाले साहब ने आना था DGISI और DGISI ने जाना था पेशावर। अब सब कुछ रुक गया क्योंकि DGISI की नोटिफिकेशन नहीं हो रही है। जब तक वो नहीं होगी तो सारा कुछ रुका हुआ है। मगर यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि GHQ की तरफ से तो ऑलरेडी अनाउंस हो गया कि वो क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब हमें तो ये हर मिनिस्टर ने, शेख रशीद साहब ने और बाकी लोगों ने भी हमें एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा, फवाद चौधरी, शेख रशीद और भी, कि जी बस आजकल तो ये करते करते आजकल ये आज यहाँ तक पहुँच गए। फिर हमें ये कहा गया कि जी वो जुमे के दिन होगा तो होगा, वो भी जुमे आए और गए। फिर हमें ये कहा गया कि जी वो चांद के साथ कोई ताल्लुक है, वो भी आए और गए। फिर हमें ये कहा गया कि 25 तारीख को डेफिनेटली पक्की आखिरी डेट है फॉर ज्वाइनिंग ऑफ जनरल फैज टू 11 कोर पेशावर, वो भी आया और चला गया। मतलब अभी तक तो नहीं हुआ कुछ। तो अब बात यह है कि ये फिर बात कहाँ जाएगी। अब हमें ये कहा जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे तो करेंगे। एक्चुअली ये वापस आना जाने की बात नहीं है, बात कुछ टेढ़ी है। वो टेढ़ी इसलिए है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते तो पहले दिन ही कर देते, और अगर उन्होंने अपना मौकफ चेंज करना है तो फिर अब चेंज करने का मौकफ, मतलब भैया मौकफ बात माननी है तो फिर पहले क्यों नहीं मानी। तो अब ये है कि इस किस्म की चीज जब होती है ना एक इतने पावरफुल इदारे के साथ जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो उसके बड़े नुकसान हो जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जो है एक तासुर है, एक मिस्ट्री है, एक पावर है, एक रिस्पेक्ट भी है आवाम के अंदर, वो डैमेज हो जाती है। साथ साथ ये कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है और ख़राब हो जाते हैं। माजी में अगर जब हमने देखा जब सिविल मिलिट्री रिलेशंस ख़राब होते हैं तो सिविलियन सफ़र करते हैं। और ये मेरी पेशन गोई कि अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो फिर सिविलियन सेटअप जो है वो बहुत खतरे में आ जाएगा। ये नहीं मैं कह रहा कि मार्शल लॉ लग जाएगा, ना ही लगना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी हजरात भी बुड़बुड़ कर रहे हैं, पंजाब में भी फिर कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा, और इस्लामाबाद में भी कुछ ना कुछ शुरू हो सकता है।
सिर्फ इशारे होते हैं। जिस दिन इशारा आया वहां से तो इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई जो है वो पार्लियामेंट्री या कानूनी तौर के साथ शुरू हो जाएगी। फिर खान साहब को ये देखना है कि उससे पहले कि वो उनका खात्मा हो जाए, वाया इन हाउस चेंज या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो खान साहब खुद या डिसॉल्व करते हैं या इससे ज्यादा कोई सीरियस किस्म के अटैक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर करते हैं जिसके बड़े खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। सो वी हैव टू वेट एंड सी। मेरा ये ख्याल है कि ये बात अब रिजॉल्व होने नहीं जा रही। मेरा मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पीछे नहीं हटेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेंगे या चुप करके बैठे रहेंगे तो फिर मामले हाथ से बाहर निकल जाएंगे। नवंबर तक जाता देख रहे हैं आप मामले को? तख्त या तख्ता नवंबर के मिड तक हो सकता है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मैं कह सकता। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है नंबर, आपके जहनों में उभरने वाले सवालों का जवाब सेठी साहब बखूबी दे सकते हैं। आप हम तक अपना पैगाम पहुंचाइए और फीडबैक भी अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।